अच्छी वार डाट दानियाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ सैयद दानियल हसन अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल अचीवर डॉट दानियल के साथ। आज क्या जो हम वीडियो बना रहे हैं, स्पेशली आज ब्रॉडकास्ट है हमारा, और ये ब्रॉडकास्ट जो मैं स्पेशली कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ वो मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं उस पेरेंट्स का कुछ स्पेशली अम्मा है और अब्बा और उनकी बच्चियां, लड़कियों के लिए। अच्छा, आज हम एक ऐसी मोहतरमा की जो है वो जर्नी आपको बताऊंगा कि सारी चीजें, कम रिसोर्सेज, सारी मुश्किलात, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो टारगेट और ऑब्जेक्टिव था वो अचीव किया और अचीवर बनी। तो मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हर पेरेंट्स, हर माँ बाप चाहता तो है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जो है वो ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ और बहुत सारा सफ़र करना पड़ता है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जीते जागते अचीवर से मिलवाऊँगा और आज शायद उसकी हमने पहली शुरुआत कर दी है। आज इनकी जर्नी जो है वो इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मेरी स्कूलमेट, मेरी बहन और बड़ी बहन मेरी, और इनका नाम जो है वो है डॉक्टर गजल इमरान। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस ज़बरदस्त, आप देख ही रहे हैं यहाँ अच्छा, पे। आज मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, ज़्यादातर वो अम्मा अब्बा है और स्टूडेंट्स हैं। तो आपकी जर्नी जो है वो पर्सनली मैं तो जानता ही हूँ कि बेसिकली आप किस तरह से आपने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया। हमारे यहाँ के तो माहौल आपको पता है माशाल्लाह से, इलाके का जो है, और जिस तरह से प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है एक लड़की को। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ना हमारे यहाँ नांडी के अंदर ना परमिशन मिलती है ना, वो टीचर बनने की मिलती है लड़कियों को कि भाई तुम फलाना स्कूल में पढ़ा दो या फलाना सेंटर में पढ़ा दो। आप कैसे डॉक्टर बन गई? नहीं नहीं, ये मिथ है कि सिर्फ दो चीज़ों की परमिशन मिलती है। अब तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो अवेयर हो गए हैं चीज़ों से। और जहाँ तक मेरे पेरेंट्स की बात है, मैं भी आपकी तरह सैयद फैमिली से हूँ, तो मेरे फादर ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शन रखी थी, ईदर डॉक्टर और टीचर। अच्छा, हमारे लिए दो ऑप्शन थे ठीक है। कि या डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है। जब तक स्कूल में थी मुझे पायलट बनने का शौक था, अच्छा, तो उस शौक को वहीं पे रोकना पड़ा अब्बू के कहने पे। और उनका क्रेजीनेस थी जिसकी वजह से एडमिशन हुआ, और उसके लिए काफी अनथक मेहनत करनी पड़ी। इतना आसान नहीं था उस एडमिशन को अचीव करना। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो माइलस्टोन पूरा हुआ। एडमिशन होने की देर थी, फिर खुद ही। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल की अभी रिसेंटली मुझसे एक बच्ची जो है वो सवाल कर रही, उसके फर्स्ट ईयर के अंदर ना पेपर प्री मेडिकल लिया उसने और उसके नंबर कम आ गए। तो उसके पेरेंट की मेरे पास कॉल आ रही है, सर इस बच्ची के नंबर कम आ गए, प्री मेडिकल में एडमिशन कैसे होगा? अच्छा, प्री मेडिकल से इंटर करने के बाद फिर आप मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं? जी ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए कोशिश प्री मेडिकल से नहीं होती है। अच्छा। इसके लिए कोशिश होती है जब आप 8th क्लास में होते हैं। अच्छा, 8 क्लास से जी, आप अपनी तैयारी शुरू करें? 8th क्लास से आपका माइंड बनता है, आपके अंदर शौक पैदा किया जाता है। एक मैं आपके साथ वाकया शेयर करूं। 8th क्लास में ही जब हम क्लास के अंदर हार्डली 40 के करीब स्टूडेंट थे स्कूल में, तो एक दिन टीचर ने सबसे पूछा, भाई कौन क्या बनना चाह रहा है? आप यकीन करें 99% लड़कियों ने कहा डॉक्टर बनना जी है, बिल्कुल, आज भी यही। और वाहिद मैं थी जिसने अच्छा। कहा मुझे नहीं बनना है। अच्छा। और आज वो 99% लड़कियां डॉक्टर नहीं है और आप डॉक्टर और मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा। तो उसके लिए आपका माइंड, क्योंकि मेरे फादर को मैं ज्यादा अपना मेंटोर कहूंगी कि हमारा माइंड बनाने में, हमें बकअप करने में, हमें सपोर्ट करने में सबसे बड़ा हाथ मेरे फादर का था। तो उन्होंने मुझे बहुत बकअप किया, और रिगार्डलेस कोई क्या कहेगा वो लगे रहे। मुझे प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने एडमिशन करवाया। मैंने तैयारी दोनों की थी, गवर्नमेंट की भी। गवर्नमेंट में वेट लिस्ट में मेरा नाम आया, अब उन्हें वेट नहीं किया। प्राइवेट में भी मुझे टेस्ट दिलवाए, और जहाँ मैंने कहा मुझे ट्यूशन दिलवाई, जहाँ मेरे साथ साथ वो रहे। तो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपके पेरेंट्स का होता है। वो आपको बकअप करते हैं और नजर भी रखते हैं। बिल्कुल। नजर रखना बहुत जरूरी है। आपके इंटरेस्ट पे आपके वालदेन का जो प्रेशर होता है
वो बहुत साथ देता है। ऐसा नहीं है जो मैं आजकल वीडियोस देखती हूँ कि बच्चों को छोड़ दें, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका फ़र्ज़ है अपनी औलाद को देखना, आपका फ़र्ज़ है अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना और आजकल तो इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि पढ़ाई का ऑप्शन आखिरी में रह जाता है। तो हमें तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं अपने अम्मी-अब्बू के साथ जो है कभी खाने पे बाहर गई हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता तंगी थी। माय फादर वाज़ द डिप्टी डायरेक्टर इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ही वाज़ 20 ग्रेड ऑफिसर इन गवर्नमेंट। जी, जी। तो हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन लिमिट हर चीज़ की थी। हमें खिलाया सोने का निवाला, लेकिन देखी देखा गई चाहिए शीरा। मतलब तो उन्होंने मतलब आप लोगों को एक कंपोज और टाइम टेबल लाइफ जिसे कहते हैं ना बच्चों को रखा हुआ था कि वो बिल्कुल। बिल्कुल ही आउट भी ना हो और ना बिल्कुल ही डाउन भी ना हो, एक हाँ, मिडिल में। और ऐसा नहीं है कि हमने कहीं होटलिंग नहीं की, हम कहीं घूमे-फिरे नहीं, हमेशा अपने अम्मी-अब्बू के साथ। अच्छा, अमूमन ना मैं ये बात सुनता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस में बात आई है कि डॉक्टर बनने के लिए ना बच्चे को तो पेशेंट होना चाहिए, बनना है उसको, लेकिन जितना बच्चे के अंदर इनकरेज हो उतने ही उसके पेरेंट्स हो, क्योंकि जो मेडिकल अपना डॉक्टर की बनने की जो जर्नी होती है ना, उसमें पेरेंट्स को भी बड़ा सब्र आजमा एक मकाम बिल्कुल। होता है, क्योंकि फिर बच्चे की एमबीबीएस कंप्लीट होता है, फिर उसकी हाउस जॉब, फिर हाउस जॉब के अंदर जो सबसे बड़ा मैंने जो लड़कियों का जो प्रॉब्लम देखा है, मेरी जो सर्किल है उसके अंदर, उनको बेचारियों की उनकी जो शिफ्टों की जॉब हो जाती है ना, रात की शिफ्ट आ गई तो उसमें पेरेंट्स हो रात की जॉब में कैसे करोगी तुम, और ये बड़ा बिल्कुल। अच्छा फिर प्रॉब्लम पता है क्या, पेरेंट्स तो चलो भुगत लें, हमारी बच्ची है चलो, लेकिन जो ये हमारे जो सराउंडिंग के जो लोग हैं ना, जो हमारे, मैं उनको स्पेसिफिक नाम नहीं देना चाह रहा, और समझ जाए कि सराउंडिंग के जो लोग होते हैं ना, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं एक लड़की को किसी भी जर्नी के अंदर आगे बढ़ने में। देखिए जहाँ तक एकेडमिक जर्नी की बात है तो मैंने बहुत कम देखा है कि हाउस जॉब करने पे या नाइट शिफ्ट करने पे घर वालों को कोई प्रेशर हो या मना हो, नहीं मुझे कभी नहीं हुआ। अच्छा। और मैंने कभी कोई रिलेक्टेंट फेस नहीं किया इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मेरी फैमिली में भी डॉक्टर थे, मेरी खाला डॉक्टर है, मेरे खालू डॉक्टर हैं, मेरी फैमिली में काफ़ी डॉक्टर थे, मुझे इस चीज़ से कभी रिलेक्टेंसी नहीं फील हुई। मुझे रिलेक्टेंसी फील हुई जब मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा। अच्छा। मैंने जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जॉइन की। हाँ, आपका फार्मा में बीजे में भूल गया था, सॉरी भाई। ये एक लीडिंग फार्मा के अंदर जो है वो रिसर्च है, मैं सॉरी आपके लिए बोल मेडिकल रहा हूँ, रिसर्च में। मेडिकल एंड रिसर्च में एज अ पोस्ट पे ये जॉब भी कर रही है, तो वो फार्मा का एक्सपीरियंस भी अभी मैं आपसे आगे पूछूंगा मैं। हाँ, इट वाज़ माय फर्स्ट जॉब हाँ। बेसिकली आफ्टर हाउस जॉब। तो मैंने वहाँ पे रिलेक्टेंसी फील की, अदरवाइज़ एकेडमिक लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई हर्डल्स आते होंगे। मेरे दौर में तो नहीं थे, क्योंकि मेरे दौर में ना तो ये सोशल मीडिया था, ना तो ये मोबाइल थे। बिल्कुल। अगर थे भी तो कीपैड वाले वो मोबाइल थे। नोकिया वाले तो पीडीटेल। बिल्कुल मैंने जो है इंटर 2000 में किया है, तो 2001 में मेरा एडमिशन हुआ, उसमें जो पहला मोबाइल मिला था मुझे सोनी एरिक्सन का, वो कीपैड वाला था कि कॉलिंग दूर जा रही हो, बस में जा रही हो तो कांटेक्ट में रहो। तो उस वक़्त ये चीज़ें थी ही नहीं, लेकिन अब चीज़ें जो है वो जितनी सहूलतें बढ़ती जा रही हैं, उतना उसका मिसयूज़ भी हो रहा है, तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगेन आपकी एतमाद, आपकी परवरिश आपके बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाती है, और अगर उस बच्चे ने सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ खाया-पिया हुआ है, सब कुछ घूमा-फिरा हुआ है, तो ये चीज़ें उसको इतनी जल्दी नहीं डाइवर्ट करती। तो बिल्कुल। अगेन आप अपनी फैमिली के माहौल को लाइट रखें। अच्छा, आपने माशाल्लाह से तीनों किरदार निभाए, तीनों किरदार कौन से निभाए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि खैर मैं आप हम एक दूसरे को अपने बचपन से जानते हैं, यस। ठीक है ना, मैं आप और मैं एक स्कूल वैन में साथ जाते थे, हाँ। तो आपका जो मैंने देखा है एज अ बेटी भी देखा है मैंने आपको, एज अ बहन भी देखा है मैंने आपको, और अब एज अ वाइफ भी देख रहा हूँ, जी। तो ये तीन कैरेक्टर्स मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपने ये तीनों कैरेक्टर बखूबी निभाए, तो इन तीनों कैरेक्टर्स को कैसे मैनेज करा आपने? आप मेरे कैरेक्टर कम गिन रहे हैं। मैं अच्छा। अपने घर में भाई भी हूँ, हाँ, मैं वो अब्बू तो भी हूँ, हाँ, बिल्कुल। अपनी बहनों की अम्मी भी यूँ अम्मी समझ हाँ, लीजिए, समझ गए। क्योंकि मैंने ये सारे किरदार जिए अच्छा, हैं। वो मैंने बेसिकली इसलिए 3 कैरेक्टर बोले कि नॉर्मली लड़कियाँ ये 3 स्टेज में जीती हैं ना, जीती हैं। शादी से पहले बेटी होती हैं, फिर मतलब बेटी के बाद फिर वो बहन बनती हैं, बहन के बाद फिर होती हैं, तो मैंने जनरली उस पर मैंने आपसे पूछा है। लकीली जो मेरे आस-पास लोग थे मेरी सराउंडिंग में, वो सपोर्टिव रहे अल्हम्दुलिल्लाह। डरपोक भी थे, जैसे अम्मी को ले लें, वो काफ़ी डरपोक थीं, उनकी जी, वजह जी। से मैंने कुछ चीज़ें फेस की।
अदरवाइज मुझे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव मिले, जी, very good. बहुत सपोर्टिव मिले, तो मेरे लिए कुछ चीजें जो है वो कंटिन्यू करना जो कि नामुमकिन हो गया था किसी दौर में, उनकी वजह से मैं कर पाई। ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। बाकी ये कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कुछ लोगों को चुनता है, बिल्कुल। तो शायद मैं उन चुनिंदा लोगों में से थी जिसके ऊपर जिम्मेदारियां भी आई, और मुझसे एक बड़ी बहन होने के बावजूद जिम्मेदारियां मुझ पर आई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर मुझे अगर पथरीले रास्ते दिए तो जूते भी मजबूत दिए। फिर शायद मैं मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रांग रही हूँ। ये मैंने चीज़ों को जो है बहुत तरीके से हैंडल किया। मेरे साथ दुआएँ भी थीं, नो डाउट अगर ये दुआएँ मेरे साथ नहीं होती, तो ये नामुमकिन था। आज भी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तुम्हारे साथ तो अल्लाह ने फरिश्ते रखे हुए हैं। यानी आज भी जो मेरी लाइफ है, मैं सुबह 7 बजे बच्चों को लेके स्कूल के लिए निकलती हूँ, फिर वहाँ से ऑफिस, ऑफिस से जब वापस आती हूँ 6 बजे, तो 6 से 7 का टाइम मेरे पास होता है जिसमें मुझे खाना भी बनाना है, मुझे अपने बच्चे भी देखने हैं, और फिर मुझे 7 बजे हॉस्पिटल पहुँचना है। उस 1 घंटे में ये सारी चीज़ें कवर करती हूँ मैं। कभी-कभार तो मैं 3-3 डिशें बना देती हूँ, और अच्छा। मुझे खुद यकीन नहीं आता ये आधे घंटे में कैसे बन गई। अच्छा। तो उस पे मुझे कमेंट मिलते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ फरिश्ते लगाए हैं। अच्छा, एक बात ना मैं आपकी इस बात से ना एक चीज़ सीखा हूँ कि वो जो मिसाल देते हैं ना कि आप अल्लाह पाक बोलता है कि आप नियत करो और कोशिश करो और मैं अल्लाह पाक की मदद आएगी। तो बिल्कुल, आप में जो सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने कोशिश करना नहीं छोड़ी ना, मतलब आपने ये नहीं सोचा कि नहीं होगा, मतलब यकीन के साथ, हाँ, ये फेथ होता है ना बंदे का। यकीन के साथ कि हाँ, होगा, होगा। होगा तो ज़रूर। अगर 100% नहीं भी हुआ चलो 80 हो जाए 70 लेकिन हाँ, होगा जरूर। होगा ज़रूर। तो मैं यही आप चाहता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो करने से पहले जो अपने हथियार डाल देते हैं ना हैंड्स अप कर लेते हैं हिम्मत ना कि हारें। बस देखें आप कोशिश करेंगे और अल्लाह पाक आपके लिए रास्ता बनाएगा। बिल्कुल। देखें एक टाइम था जब आपका और मेरा था कि हम उस जर्नी के अंदर या उस जनरेशन में से निकले कि जो हम इंट्रोडक्शन निकल गए। अगर इंटेलेक्चुअल तो मैं थोड़ा बहुत जो भी जिस काबिल भी हैं तो लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है जिसको आपने आजकल सुना होगा जनरेशन जेड, जनरेशन जी, जी, ये जेन बड़ी ज़ी। खतरनाक जनरेशन आ रही है। तो ये एक्चुअली देखें ये डिपेंडेड है, इसको एक तो रियलिस्टिक चीजें चाहिए, इसको किताबी बातों पे यकीन नहीं है, ठीक है ना। आज का बच्चा जो है वो मिसाल के तौर पे आपके और मेरे एक्सपीरियंस से फायदा नहीं उठाएगा। मैं अगर उसको कोई चीज बता रहा हूँ ना तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जाके गूगल में या जेमिनी या एआई से सवाल पूछेगा। ये जो हमारे यहाँ जो ये तबका जो है जिस तरह यूज कर रहा है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आजकल की लड़कियां मैंने मोस्टली देखी है, ये भी जरा एज अ डॉक्टर उनको जरा ये बता दें कि अल्लाह का वास्ता है गूगल पे जो है वो अपनी कोई डिजीज सर्च ना किया है। हाँ, मैं उसका उस तरफ आऊँगी। पहली बात तो ये कि मैं तो जेन ज़ी को बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा। बिकॉज़ बीइंग अ सीनियर पर्सन, मैं अपने ऑफिस में भी अब जो जनरेशन आ रही है दैट आर ऑल जेन ज़ी, अच्छा। और यकीन कीजिए कि मैं उनसे कम्पीट करने में पीछे रह जाती हूँ बाज़ औक़ात, ठीक। कि माशाल्लाह कि वो नॉलेज लेकर आते हैं। अगर वो जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ढूँढ रहे हैं चीज़ें, ये अच्छी बात है। हमें इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। येस, गाइडेंस ज़रूरी है। ये बात मैं कहूँगी, आपके सामने जो बड़ा बैठा है ना, आप उसकी भी सुन लें। मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ, बल्कि जितने भी नए बच्चे मेरे पास आते हैं ऑफिस में, उनका एटीट्यूड में जल्दबाजी है, उनके एटीट्यूड में ठहराव नहीं है। तो बेटा, जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आपको वक़्त ही देगा। वक़्त से पहले एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। तो अपनी बस एक चीज़ की कमी है मेरे नज़र में, क्योंकि मैं उनको डील कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पिछले कितने सालों से पढ़ा रही हूँ मुझे याद नहीं है। मैं शायद कोई 10,000 बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है मुझे ना? इतना तो याद है मैंने आपको जब मैं ज्वाइन खुद किया था स्टूडेंट थी। जब आप टीचर थी तो मैं उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था आई थिंक 2003 में तो मैं हाँ, आया था हाँ, एज हाँ। टीचर फर्स्ट टाइम जब मैं टीचर बना था। तो मैं 2003 या 4 में और आप उस इंस्टीट्यूट में पहले से पढ़ाती थी, जी, बिल्कुल आप बायो पढ़ाती थी फर्स्ट बिल्कुल। ईयर सेकंड मैं ईयर। खुद सेकंड ईयर एमबीबीएस में थी, हाँ। और मैं जिन लोगों को पढ़ा रही होती थी, पठान बच्चे मेरे सामने बैठे होते थे, शायद मुझसे 1 आध साल बड़े या शायद छोटे हों, मुझे बिल्कुल। नहीं पता, और यकीन करें फर्स्ट टाइम जब पढ़ाया था तो मैं उनसे आँख नहीं मिला पाती थी। तो ये वक़्त भी गुज़रा, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ चीज़ है। मैं आज भी कह रही हूँ, जो चेंज मुझे अपनी एज ऑफ 40 में महसूस हो रहा है, जो ठहराव, जो समझदारी, हालाँकि मैं तो बचपन से समझदार काउंट की जाती हूँ। बिल्कुल। अपने आप को मैं समझदार आफ्टर द एज ऑफ 40 मानती हूँ। मेरे अंदर जो ठहराव आया है, हालाँकि मैं मशहूर हूँ अपने खानदान में एक जैसी साबिर बच्ची कोई नहीं थी, बट मैं अपने आप को काउंट करती हूँ कि मैं 40 के बाद मेरी एज हुई है और मेरे अंदर चेंज आया है। तो जल्दबाजी ना करें, अपने आप को अक्ल-ए कुल ना समझें,
अल्लाह ताला ने आपसे पहले लोगों को जो बनाया है, उनको एक्सपीरियंस दिया है, उनको एक्सपोज़र दिया है, आप उनसे भी मशवरा लें, सीखें, सुनें, बी अ गुड लिसनर। गुड लिसनर इज़ अ गुड लर्नर। और हम जो जेन ज़ी की बात कर रहे हैं ना, उनमें सुनने की सलाहियत शायद कम है, वो फैसला पहले कर देते हैं। जल्दबाजी में बोल रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में। तो सबसे अहम चीज़ बेटा अपने अंदर ठहराव पैदा करना है। जो बच्चे मुझे देखेंगे, सुनेंगे, मेरा आपको मशवरा ये है कि अच्छा। कम से कम सुनना शुरू करें। आपने जब एमबीबीएस के जर्नी शुरू हुई आपकी, आपका फर्स्ट ईयर गुजरा, तो मुझे ये बताएं सबसे मुश्किल ईयर आपका कौन सा रहा? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 2 सेकंड ईयर? ईयर, फर्स्ट 2 ईयर, पहला साल। पहला साल। पहला साल इसलिए मुश्किल था कि हम मैट्रिक तक बिल्कुल अलग लाइफ जीते हैं। जी। टीचर्स के अंडर प्रेशर में, स्कूल में दबे डरे। इंटर में हम आधा बेदर आजाद हो जाते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं था। बट अगर आपके पास गाइडेंस मौजूद है अपने बड़ों की, जैसे मैंने कहा मेरी फैमिली में भी डॉक्टर्स थे, मेरे फादर बहुत एंथुसियास्टिक थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उन सब के गाइडेंस की वजह से मैंने अपना फोकस रखा और इंटर में अच्छे मार्क्स ले पाई मैं। वरना बहुत मुश्किल होता है मैट्रिक के बाद इंटर में अपने ग्रेड्स को मेंटेन करना। लेकिन जब आप इंटर करके फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है, पूरा अटायर चेंज हो जाता है, पूरा स्टाइल चेंज हो जाता है आपके पढ़ने का, आपके सुनने का, आपकी स्टडी का। मैं 6 महीने तक तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं किस बुक से पढूं। मैं किताबें ही जमा करती रही, जिसने जो बता दिया मैं बुक्स जमा करती रही। 6 महीने के बाद क्या हुआ, एग्जाम आ रहे हैं। तो इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर फॉर मी, क्योंकि मैंने जब 2001 में ज्वाइन किया उस वक्त पेपर का ट्रेंड चेंज हो चुका था, एमसीक्यूज पे आ गया था। उससे अच्छा। पहले हाँ, और माइनस नेगेटिव मार्किंग के साथ पेपर को देना था। 60% आपके पासिंग मार्क्स थे और 50% नेगेटिव। अगर ये गलत हुए तो 50% कट गए। ठीक। तो उसमें आपको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ रहा था, एक एक लाइन पे गौर करनी बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और पीछे वाले जो पढ़ के गए थे कह रहे ऐसे पेपर तो हमने भी नहीं दिए, तो उनके लिए भी हमें गाइड करना मुश्किल था। तो एक चैलेंजिंग वाला मेरा ईयर था। और यकीन करें सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे फर्स्ट ईयर में आए बाकी ईयर में तो बस बैलेंस रहा, क्योंकि उस टेंशन में ज्यादा पढ़ाई कर ली शायद, कि पता नहीं पास भी हो पाएंगे। अच्छा, एमबीबीएस के लिए जो मुझे एक बार बताएं कि मतलब जो अगर मिसाल के तौर पे एक बच्ची जो है वो एमबीबीएस में एडमिशन लेगी, तो मतलब फिर तो वो दुनियादारी छोड़ दे, मतलब नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो ना ईद त्योहार ना शादी ब्याह कहीं नहीं जाए, मतलब वो पढ़ के नहीं। नहीं ये देखे। लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए आपसे सवाल ये है। खैर मैंने तो किया ही है, अच्छा। मेरी सोशल लाइफ खत्म हो गई थी, ठीक। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे दौर में ये जो टूल्स है ना, ये टूल्स नहीं गैजेट्स है। नहीं चाहिए। और मैंने प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस किया है, तो हमें हर चीज अज्यूम करनी पड़ती थी। नाउ यू कैन वॉच एवरीथिंग, एवरी स्टेप यू कैन वॉच, होता हुआ देख सकते हैं आपकी क्या प्रोसेस, एमआई हो रहा है तो कैसे प्रोसेस चल रहा है उसका, लिपिड डिपोजिशन हो रही है तो कैसे, आप वीडियो से देख सकते हैं। हमें इमेजिनेशन में पढ़ना था, हमारे लिए बहुत टफ था। मैं तो कह रही हूँ अब तो बहुत आसान है एमबीबीएस करना। अच्छा। अब बहुत आसान है, आपके लिए इतने टूल्स मौजूद हैं, आपके पास इतनी एप्स मौजूद हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई बच्चा अगर ये कहता है कि नामुमकिन या मुश्किल है, सोशल लाइफ नहीं रहेगी, तो ऐसा नहीं है। नहीं, मैं असल में पता क्या, हमारे यहाँ लांडी के अंदर ना प्रॉब्लम, हमारे बच्चे एमबीबीएस बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो माहौल है ना क्रिएशन जो कर दिया है कुछ पिछले 20-22 सालों के अंदर, उसके अंदर ये कर दिया है कि हमने अपने बच्चों को, हमेशा मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, अभी आपसे थोड़ी देर पहले मेरी ये बात भी हुई थी, हमने रियलिस्टिक हीरोज नहीं दिए। अब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, शायद आपको जो पर्सनली लोग जानते हैं ना मुझ समेत, उनको पता है कि डॉक्टर गजल है, ठीक है ना? सही है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर गजल की क्योंकि रूटीन जो है वो इतनी टफ है कि वो हमें भी, अगर आपसे मिलना होता है तो हमें आपको पहले रीच आउट करना पड़ता है कि आप कहाँ होंगे, ठीक है ना? अब एक ठीक है, एक बिजी वूमेन है, तो हमारे बच्चों को, मतलब हमारे जो मोहल्ले के बच्चे भी है ना, उनको भी नहीं पता। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अगर मैं नहीं बता रहा कि हमारे हीरोज कौन है, आपको पता है आपके नाम से मैं तकरीबन 7-8 साल तक मुझे ताने पड़े अपनी अम्मा से। हाँ। वही बता देता हूँ क्या ताने बने। गजल को देखा तुमने लड़कियों में क्या कर रही? अब तो भाई अब वो देखे, वो थे तो हमारे तंजिया, लेकिन उससे हमारी परवरिश हो रही थी, हमारी इस्लाह हो रही थी, क्योंकि अम्मा ने मिसाल रोल माने मॉडल देते ली थी ना, ना। हाँ। अब जाहिर बात है आप मेरे से सीनियर थी, तो अब मेरे से ऊपर वाले की मिसाल ली जाती थी मुझे, तो मुझे तो ये ताने मेरे घर से मुझे पड़ते रहे कि तुमने गजल को देखा वो लड़कियों को, तुमसे लड़के हो गए, काम नहीं हो रहा।
तो अब इस तरह की हमें मिसालें नहीं मिल रही। हम अपने बच्चों को वो मिसालें भले हम उनको दे रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया खालिद अली बेग साहब, पता ही नहीं है बच्चों को कि खालिद अली बेग साहब कौन थे। बस वो आए चले गए, कहानी खत्म, दैट्स इट। और बहुत सारे लोगों को उनका नाम भी नहीं पता। तो बस यही है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे एरिया के और इलाके के जो अचीवर्स लोग हैं, जस्ट लाइक यू, ये उनकी जर्नी लोगों को पता हो। और वो जाने बच्चे के, अगर एक एमबीबीएस, जब एक गजल जो है डॉक्टर गजल बन सकती है, तो एबीसी, रबिया, बुशरा, वॉट एवर कोई भी नाम कोई हो, भी वो बन भी सकता डॉक्टर है, बन सकता है। कोई भी बन सकता लेकिन है। उनको एक रोल मॉडल तो हो। और मेरी नज़र में सबसे बड़ा रोल मॉडल एज़ अ एमबीबीएस और डॉक्टर जो है ना, वो आपकी, मेरी नज़र में आपके अलावा इसमें कोई नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन बच्चियों के लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें। मैं बच्चों से पहले मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि अपने बच्चों को माहौल दें। हमारे यहाँ इस वक़्त सबसे ज़्यादा फुकदान जो है उस माहौल का है। माँ-बाप बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, क्योंकि सबके पास गैजेट्स हैं और उनकी अपनी, जहाँ जिसको थोड़ा-सा भी टाइम मिलता है वो रील्स, वीडियो, मैं बार-बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। मैं जब घर में जाती हूँ, आप यकीन करें, मैं इसको हाथ नहीं लगाती। मुझे कोई फ़ोन उठा के देता है तो मेरा फ़ोन बज रहा होता है तो मैं फ़ोन अटेंड करती हूँ, वैसे ही थोड़ा ही सा टाइम होता है मेरे पास। हम एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और हर चीज़ की डिपेंडेंसी जो है वो इसके ऊपर आ गई है। मैं बड़ी हुई हूँ अपने नाना-नानी की गोदों में। ठीक। मैं अपने खाला-मामू के साथ बड़ी हुई हूँ, उनकी बातों से मैंने सीखा है, उनको परवरिश होते हुए देखा है, उनकी मैंने ताबेदारी देखी है अपने नाना-नानी के साथ और उनका बिहेव देखा है कि अम्मा-अब्बा के साथ कैसा बिहेव था, आँख उठा के बात नहीं करनी, गलत भी कह दिया तो जवाब नहीं देना। और मैं अब अपने बच्चों को देख रही हूँ, वो फ़ौरन से मेरी गलती को वहीं पे वो कर देते हैं। हालाँकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं वही पैटर्न पे अपने बच्चों को पालूँ, जिसपे मैं पली थी। आज भी जब मेरी मदर की डेथ को 4 साल हुए हैं और उनकी जब तक डेथ नहीं हुई थी, अगर मैं ऑफ़िस से लेट हो जाती थी, क्योंकि मैं अम्मी के पास ही रह रही थी, जब मैं लेट हो जाती थी तो मुझे आज भी इस बात का खौफ़ होता था अम्मी की मौजूदगी में, उनकी हयाती में, कि अगर लेट हो गई तो अम्मी को क्या जवाब दूँगी? बिल्कुल। इतना खौफ मुझे अपनी माँ का था और वो एक अच्छी चीज़ थी। उसने हमें कभी बेरारवी में नहीं डाला, हमें किसी और उसमें नहीं डाला, क्योंकि हर वक़्त ज़हन में रहता था अम्मी गुस्सा करेंगी। अम्मी अकेली होती थी, अब्बू तो कोयटा में सारी ज़िंदगी रहे। ये चीज़ शदीद फुक़दान में है और मैं खुद भी इस चीज़ को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ कि मेरा बेटा अगर मुझे कह दे कि मुझे बाहर खेलना है, अभी तो खेलना है, और मैं कितना उसको रोकूँ, फिर मैं बेबस हो जाती हूँ। तो हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना है कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखना है, बिल्कुल। जिससे हमने खो दिया है कहीं न कहीं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, बच्चियाँ तो फिर कंट्रोल में आ जाती हैं। जो हमारे जो इम्यूनिटी लड़कों को मिल रही है ना, मैं देखता हूँ, कंपैरिजन देखता हूँ और बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क देखता हूँ और पेरेंट्स के रवैये में देखता हूँ। और मुझे बड़ा अफ़सोस भी होता है कि मतलब अगर वो लड़का है, मैं खुद लड़का हूँ, लेकिन मैं ज़ाहिर बात है जब मैं देख रहा होता हूँ ना, तो मैं, अब ज़ाहिर बात है ये ऐसी चीज़ है कि मैं उनको मुँह से नहीं बोल सकता या मैं उनकी इज़्ज़त के लिए, क्योंकि आपको पता है लोग तो यहाँ मरने और कटने को तैयार हो बिल्कुल जाते हैं। ऐसा ही है। आपको पता है कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, तो मेरा इंटरेक्शन ज़रा पेरेंट्स से ज़्यादा रहता है। तो मैं देखता हूँ ना, तो मैं उनको ट्रीट देख रहा होता हूँ कि वो इतनी डिस्क्रिमिनेशन होती है ना। होती है और बड़ा मुझे अफ़सोस भी होता है। मैं आपको आप ही की बात से एक बात बताऊँ, जैसे आपने अपनी वालिदा की बात बताई, मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाऊँ। आपको पता है मेरी वालिदा वर्किंग वूमेन थी। हुँ, आपको पता है जब मैं एज़ अ टीचर मैंने जॉइन किया, शाम में 6 बजे मेरी अम्मी ऑफ़िस से आती थी। हुँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, 6 मुझे बजे। 6 बजे अपनी अम्मा को शक्ल दिखानी है। मैं एक बड़ा लीडिंग, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे उस कोचिंग सेंटर का, मैं उसमें पढ़ाता था और मैंने उनसे ये शर्त रखी थी जब मैं अपॉइंट हुआ एज़ अ टीचर, मैंने बोला सर 6 बजे, मुझे 6 बजे से 6:15 तक की छुट्टी चाहिए होगी, ब्रेक होगा। वो कहते देखो, मैंने कहा मेरी अम्मा आती है ऑफ़िस से, मुझे उनको शक्ल दिखानी है, शक्ल दिखा के मैं फिर वापस आ जाऊँगा और ये सब करने में मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया मैंने और शाम की टाइमिंग में, तो मैं अम्मा को जाके शक्ल दिखाता था और उसके बाद मैं वापस आता था। तो उसकी वजह क्या थी कि मुझ में उन्होंने ऐसी चीज़ पैदा कर दी थी ना कि ज़िम्मेदारी है कि दानियल साहब, हुँ, तुम्हें 6 बजे आके मुझे शक्ल दिखानी है, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम पढ़ा रहे हो, जो भी कर रहे हो, व्हाटएवर वो करो। तो अब मैं ये देखता हूँ ना, अम्माओं ने बच्चों को, कुछ लड़कों को स्पेशली कुछ अलग ही इम्यूनिटी दी हुई है, कुछ अलग ही इम्यूनिटी दी हुई है। ठीक कुछ है? कहना चाह रही हैं? आज बैठ जाए भले हाँ, में, कोई मसला नहीं। तो
ये है ये मैंने इसलिए वाक़या सुना है कि आप देखें, अगर बच्चियों को पहले पेरेंट्स को जो है वो सब्र जो है ना वो हमने करना बहुत इस पे ज़रूरी है। काम करना है, इस पे अपने बच्चों का कंट्रोल अपने हाथ में लें, उनकी बेजा ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए अपनी ज़िंदगी को उलझनों में मत डालें। उनको नो कहना सीखें, उनको थोड़ा-सा तगो-दो करना सिखाएँ। हम क्योंकि अल्लाह ताला ने देखिए जिस दौर से हमारे अम्मी-अब्बा निकल के आए, टफ़ेस्ट दौर था। बिल्कुल। उन्होंने हमारे लिए आसानियाँ की। हम उस टफ़ दौर से नहीं गुज़रे और हम जिस दौर से गुज़रे वो हमें टफ़ लगता है, लेकिन हमारे बच्चों ने तो शायद देखा ही नहीं। देखा है। हम हर तरह से पहले से बहुत बेहतर हैं। चाहे कितना भी कोई अनअफोर्डिंग क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत बहुत बेहतर कर रहा बेहतर है। कर रहा है। तो अल्लाह ने सबसे पहले शुक्रगुज़ारी। हाँ। मैंने हर तरह का दौर देख लिया अपनी ज़िंदगी में। मेरे फ़ादर जैसे मैंने बताया डिप्टी डायरेक्टर थे। शायद पूरे इलाके शायद में मुझे याद पड़ रहा है कि आपके फादर के पास अभी हुए तो उस वक़्त जो आप शायद एमबीबीएस कंप्लीट नहीं था आपका? मैं हाउस जॉब में थी। हाउस जॉब में थे मैं ना? हाउस जॉब में थी। मतलब विदाउट फादर आपने कैसे विदाउट किया ये? फादर, विदाउट ब्रदर, ब्रदर, भाई तो है वो नहीं तो फिर? सबसे अहम जर्नी है हाँ, मेरी लाइफ जर्नी। की, सबसे अहम जर्नी है। तो बहरहाल हमने वो दौर भी देखा कि पिंजरों में घूम रहे होते थे, लाठी हाँ, में स्कूल उसमें जाते थे, अब्बू जब आते थे तो लोगों की नज़र में एप्पल ऑफ आए थे हम। हाँ। बुलंदा के कपड़े पहनना उस दौर में जो सोच भी नहीं सकते थे, और मजे की बात हमें तो एहसास भी नहीं था इस बात का कि हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। जी, और बिल्कुल, ना हमारे अंदर वो चीज हमारे माँ बाप ने डाली क्योंकि बिल्कुल। उनका हाथ देने वाला था। कितने बच्चों की हमारे अब्बा ने शादियां करवाई, हुँ, कितनी लोगों को हमारी अम्मी ने नौकरियां दिलवाई। वो ऐसे लोग थे दोनों। हुँ, शायद यही वजह थी कि अब्बू के जाने के बाद हम किसी का एक रुपया नहीं जानते। बिल्कुल। ये गिवन वाला जो इनका नेचर था ना, उसने हमें इतना सेव करके रखा। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, मैं भी पढ़ रही थी हुँ, और कोई भी सेटल नहीं था, कोई सैलरी नहीं आती थी। मुझे नहीं पता अल्लाह ने कैसे हमारा हाथ थामा और किस तरीके से हमें इन मुश्किल हालातों। मुझे आज भी मेरे वो जो सगे रिश्तेदार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वो मेरे मुंह पे कहते हैं कि हमें नहीं याद हमने तुम्हें कभी परेशान देखा या हुँ। तुमने कभी मदद के लिए पुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेचर अपनी रखें और बच्चों को भी गिवन वाली नेचर दें कि कंजूसी या, तो इससे ये होगा कि अल्लाह ताला आपको अता करेगा। ये बिल्कुल। एक चीज थी। तो हम यहीं पे इख्तिताम करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर गज़ल इमरान जो है, ये जो मैंने आज आपने इनकी जर्नी सुनी इनकी ज़बानी, आपको तमाम पेरेंट्स को इसका फ़ायदा होगा और स्पेशली लड़कियों को जो अपने घर में बैठ के ये सोच रही हैं कि वो किस तरह से अपना एमबीबीएस करें और किस तरह से एडमिशन लें। और मैं ये बड़ा पुरुउम्मीद हूँ कि जो है आप लोग को इस वीडियो से बड़ा फ़ायदा होगा। जाते-जाते मैं ये इसलिए बात आप लोग से कर रहा हूँ कि इसलिए नहीं कि ये मेरे सामने बैठी हैं, इनके पीठ पीछे भी जो लोग जानते हैं मुझे वो इस बात की गवाही दे देंगे इसमें कमेंट करके। मुझे 2 लेडीज़ ने आज तक ज़िंदगी में ना मुतासिर किया है। एक मेरी अपनी वालिदा और दूसरी ये खातून जो बैठी हुई है ना, तो डॉक्टर गज़ल इमरान, इन 2 लोगों ने मुझे बड़ा मुतासिर किया है और मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हमारी इस वीडियो से अगर हम 1 से 2 गज़ल और बनाने में तैयार हुए ना, तो समझ लें हमारी आज ये ब्रॉडकास्ट करने की जो हमने मेहनत की और जो आपके लिए काम किया, ये हमारा सफल हो गया। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू मैम, सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहें अचीवर डॉट दानियल। अल्लाह हाफ़िज़।